हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कल्चरल रीजन, कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल इंटीग्रेशन, कल्चरल इकोलॉजी और कल्चरल हार्ट जैसे बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कल्चरल ज्योग्राफी में कई जगह पर यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल कभी भी डिस्कस नहीं करा जाता है। इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let us start with basic concepts and terms in cultural geography. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. पहली चीज़ होती है आपका कल्चरल रीजन्स। तो कल्चरल रीजन्स यानी सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कुछ ऐसे रीजन्स जो अपने कल्चर की वजह से एक दूसरे से अलग है। कल्चर में क्या आता है, आपके बिलीव्स होते हैं, आपके लैंग्वेज होता है, आपका रिलीजन होता है, कस्टम्स, ट्रेडिशन, फूड, क्लोथिंग, हर एक चीज़ होती है। यानी जितनी भी हमारी संस्कृतियाँ हैं वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे, अलग अलग रीजन पे। देखो, कल्चरल रीजन एक छोटा सा आपका एक घर के पास की कॉलोनी या आपका एक छोटा सा शहर, आपका एक स्टेट। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर बंगाली कल्चर ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा डोमिनेंस में, तो वो एक छोटा कल्चरल रीजन हो जाएगा बंगालियों का। या इंडिया जो है, इंडियन कल्चरल रीजन हो जाएगा अपने आप में, एशियन कल्चरल रीजन हो जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के कल्चरल रीजन्स पाए जाते हैं। ये कोई फिक्स्ड या स्टेटिक नहीं होता है, बल्कि डायनेमिक होते हैं ये रीजन्स। क्या है, यहाँ के कल्चर हमेशा बदलते रहते हैं। किस तरीके से आगे जैसे हम लोग कल्चरल डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि कैसे ये दूसरे कल्चर्स का, दूसरी संस्कृतियों का मेल मिलाप होता है, कैसे दूसरी संस्कृतियाँ जो है फैलती हैं एक जगह से दूसरी जगह, कॉलोनाइजेशन की वजह से या अलग अलग चीज़ों की वजह से, ट्रेड की वजह से, या बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, माइग्रेशन की वजह से, जहाँ से हमारी कल्चरल रीजन्स जो है वो बदलते रहते हैं। देखो यहाँ इस मैप में कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल रीजन्स की हमने बात करी है। जैसे सबसे पहले हमारा है इस्लामिक कल्चरल रीजन। ये जो आपका मेडिटेरेनियन वाला या सऊदी वाला या यूएई वाला जो पार्ट है वहाँ पर। फिर आपका सिनो जैपनीज, सिनो मतलब होता है चाइना को रिप्रेजेंट करता है। सिनो जैपनीज यानी चाइना और जापान से रिलेटेड जो कल्चर है। दोनों में ही बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बुद्धिज़्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिलीजन, देखो रिलीजन जो है ना, ये सबसे बेसिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कल्चरल रीजन्स को अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में डिवाइड करते हैं तो। एंग्लो अमेरिकन, यूरोपियन, इन सब में आपकी क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करती है। यहाँ पर भी लेटिन अमेरिका में भी आपकी क्रिश्चियनिटी ही डोमिनेट करती है। सब सहारन अफ्रीकन, यहाँ पर थोड़ा बहुत इस्लाम डोमिनेट करता है। और ये जो है थोड़े ज़्यादा ही अंडर डेवलप्ड लोग हैं और अलग अलग टाइप के ट्राइबल कल्चर्स यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। फिर आपके ऑस्ट्रल यूरोपियन हो गए, या इंडिक, यानी ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, इसमें इंडियन कल्चर ज़्यादा, आपका हिंदुइज़्म ज़्यादा डोमिनेट करता है। फिर आपका साउथ ईस्ट एशियन, यहाँ पे भी कई ज़्यादा आपको हिंदुइज़्म या बुद्धिज़्म आपको मिलता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड को आप अलग अलग कल्चरल रीजन्स में बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब होता है सांस्कृतिक मेल मिलाप, यानी किस तरीके से दो जो अलग अलग रीजन्स हैं या फिर अलग अलग देश है या अलग अलग कॉलोनीज़ हैं, अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, आपस में किस तरीके से अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को, अपने प्रैक्टिसेस को, अपने जो रीति रिवाज हैं उन सबको कैसे शेयरिंग करती है उनकी ही एक सोसाइटी या एक ग्रुप से एक दूसरे किसी ग्रुप में या दूसरे किसी सोसाइटी में जब शेयरिंग होती है, ये किसी की कल्चरल वैल्यूज़ को हम अपनाते हैं या फिर कहीं से कोई चीज़, जैसे हमारे देश में वेस्टर्नाइजेशन हुआ कब, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ कॉलोनी बनाई तो हमने उनके कई सारे रीति, उनका पैंट शर्ट पहनना, उनका खाना पीना, उनकी इंग्लिश बोलना, उनकी लैंग्वेज को अपनाया, बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनाया। तो कुछ फैक्टर्स किस तरीके से आपके डिफ्यूजन होता है, जैसे सबसे पहले है आपका माइग्रेशन की वजह से हो सकता है, या ट्रेड की वजह से, कॉन्क्वेस्ट यानी कब्जा करना, कॉलोनाइजेशन यानी कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी हमारे यहाँ, कम्युनिकेशन या मीडिया की मदद से भी आपका कल्चरल डिफ्यूजन होता है। देखो चार यहाँ पर मेन टाइप ऑफ डिफ्यूजन हमने बताए। सबसे पहले क्या होता है आपका डायरेक्ट डिफ्यूजन, जो कि आपका माइग्रेशन या ट्रेड की मदद से होता है, या डायरेक्ट किसी ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। जैसे मुगलों ने भारत के ऊपर क्या किया था, इन्वेड करा था या कॉन्क्वेस्ट करा था। तो मुगल जो कल्चर है या मुगल
जो वैल्यूज़ है वो आज भी इंडिया के कई शहरों में, इंडिया के कई लोगों में आज भी वो देखी जाती है। इनडायरेक्ट डिफ्यूजन यानी जैसे आपके मीडिया की मदद से इन्फ्लुएंस होना, हम लोग इन्फ्लुएंस होते कि यार अमेरिका में इस तरीके के लोग फैशन कर रहे हैं, इस तरीके की मॉडलिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम उससे भी अपने कपड़ों में, अपने खाने पीने में, अपने की बोलचाल की भाषा में उसको इंक्लूड करते, तो वो एक इनडायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है। फिर फोर्स डिफ्यूजन अगेन कॉलोनीज बना के या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके या कॉन्क्वेस्ट करके या अलग अलग पॉलिटिकल डोमिनेशन की वजह से किसी देश पर कब्जा कर लिया, उनका कल्चर धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, अपनी चीज़ें, अपना धर्म, अपनी भाषा, सब कुछ उनके ऊपर थोप दिया। तो इस तरीके से भी डिफ्यूजन हो सकता है कल्चर का। फिर क्या स्टिमुलस डिफ्यूजन, स्टिमुलस का मतलब है कि लोग खुद ही जो है किसी कल्चरल ग्रुप के, वो किसी दूसरे ग्रुप की तरह बनना चाहते हैं या फिर उनकी तरह उनके लैंग्वेज को अपनाना चाहते हैं, उनके ही रिलीजन को अपनाना चाहते हैं या खुद ही अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को बदलना चाहते हैं, तो वो आपका स्टिमुलस डिफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कल्चरल इंटीग्रेशन। अगेन ये क्या है, सांस्कृतिक एकीकरण। इसमें क्या होता है कि कैसे करके एक जो कल्चर है या एक जो सोसाइटी है वो अलग अलग दुनिया भर के जितने भी कल्चर्स है उनमें से या जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ संस्कृतियां हैं वहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड्स को, कुछ ना कुछ बातों को, उनकी भाषाओं को, उनकी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका भारत देश है। भारत कल्चरल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जहाँ पर अलग अलग देशों से अलग अलग कल्चर्स को अपनाया गया है, अलग अलग लोगों को अपनाया गया है। समय समय पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है भारत में। बहुत से जितने भी दुनिया में जो भी प्रताड़ित लोग होते थे, ज्यूज़ हो गए या आपके ज़ोरोएस्ट्रियंस यानी पारसी लोग हो गए या अलग अलग धर्मों के लोगों को भारत में हमेशा से ही शरण मिली है, उनके कल्चर को भी अपनाया गया। आप देखोगे नॉर्थ का कल्चर बिल्कुल अलग है, साउथ का बिल्कुल अलग है, वेस्ट का बिल्कुल अलग है, ईस्ट का बिल्कुल अलग है। लेकिन यही वेस्ट बंगाल वाले जो है ये जब नॉर्थ में जाके रहते हैं तो अपने कल्चर को वहाँ पर लोगों के बीच में फैलाते हैं। फिर नॉर्थ इंडियंस जो है वो जब साउथ में जाके रहते हैं तो वो वहाँ पर अपनी कल्चर्स को फैलाते हैं। आप हर जगह नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप हो तो आपको डोसा की और साउथ इंडियन खाने की दुकानें मिल जाएंगी, साउथ इंडियन साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, कांजीवरम की, या बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये एक उदाहरण है कल्चरल इंटीग्रेशन का। इसके बाद एकल्चरेशन क्या होता है? एकल्चरेशन का मतलब क्या है कि जस्ट बिकॉज कोई एक सर्टेन ग्रुप जो क्योंकि हम लोग सोशल कल्चरल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सोशल ग्रुप की बात करेंगे। कोई एक सोशल ग्रुप किसी दूसरे सोशल ग्रुप से बहुत समय तक डोमिनेटेड रहा या बहुत प्रोलॉन्ग डोमिनेशन के बाद क्या होता है कि वो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को थोड़ा कम करके बल्कि जो डोमिनेटिंग ग्रुप है उसकी कल्चरल वैल्यूज़ को धीरे धीरे अपना लेता है। जैसे आप देखो कि आज इंडिया में भले ही बहुत से तरीके के धर्मों के लोग रहते हो लेकिन मेजरली जो डोमिनेट करता है वो आपका हिंदुइज्म डोमिनेट करता है। तो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू शादियों में जितनी ही चीज़ें होती है, इस्लाम में उतनी सारी चीज़ें नहीं होती है शादियों में। लेकिन आज का जो मुस्लिम फैमिली भी अगर इंडिया में रह रही है तो वो हर तरीके के फंक्शन को कराती है, हर एक चीज़ करती है। ये जो नॉर्मल खाना पीना और जितनी भी चीज़ें जो नॉर्मल हिंदू मैरिजेस में भी हो रही है वो कल्चर का पार्ट बन जाती है, वो रिलीजन से बाहर निकल के लोगों के कल्चर का पार्ट बन जाती है। संगीत करना, नाचना, गाना, ये सारी चीज़ें, किस तरीके के गाने मुस्लिम्स को जो पसंद है वही हिंदुओं को भी पसंद है, वही आपके पारसियों को भी पसंद है, वही आपके सिखों को भी पसंद है। पंजाबी गाने कितना ज़्यादा हिंदुओं को भी पसंद आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये एक कल्चरेशन होता है कि ये काफ़ी लंबे समय तक, अगर जैसे मुगलों ने भी हम पर जब राज किया तो उसकी वजह से जो मुगलिया खाना है या आप कह सकते हो जो भी तहजीब वगैरह है वो सब नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। कल्चरल रिवाइटलाइजेशन क्या होता है? कल्चरल रिवाइटलाइजेशन का मतलब है कि अपनी कल्चर को एक बार फिर से आप कह सकते हो उसको वापस लाने की कोशिश करना या फिर रिक्लेम करने की कोशिश करना या रिवाइटलाइज करने की कोशिश करना। कई बार जो कल्चर दब जाते हैं या कुछ कल्चरल वैल्यूज़ जो धीरे धीरे कम हो रही होती है उनको एक बार दोबारा से अपनी कुछ खोई हुई भाषाएं, कुछ बोलियां, डायलेक्ट जो है वो समय समय पर खो जाती हैं, लोग उसको बोलने वाले कम रह जाते हैं, बोलियों को बोलने वाले। तो उसको वापस से उसका एक तरीके से रेनेसा कराना या फिर उसको दोबारा से आपको ले करके आना और सोसाइटी में एक किसी
छूटे हुए या पिछड़े हुए या भुला दिए हुए कल्चर को दोबारा से क्लेम करना या उसको वापस लाने की कोशिश करने को हम लोग कल्चरल रिवाइटलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है कल्चरल हार्ट्स, या फिर जिसे सांस्कृतिक क्रोध कहते हैं हिंदी में। कल्चरल हार्ट्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे रीजन्स, अभी हमने कल्चरल रीजन्स पढ़ा था, तो ये भी रीजन्स ही होते हैं, मगर ये क्या होते हैं? ये एक आप कह सकते हैं ये सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, यानी यहाँ से कोई एक विचारधारा या कोई एक कल्चरल सेट ऑफ बिलीव्स जो है वो निकलता है। यानी ये ऐसा रीजन नहीं जहाँ पर लोग बहुत तरीके के है जो एक ही रिलीजन को मान रहे, एक ही लैंग्वेज बोल रहे, नहीं, यहाँ से ही वो रिलीजन निकला हुआ होगा या वहाँ से ही ये रिलीजन क्या है, रिलीजन या लैंग्वेज का एक तरीके से उद्गम हुआ होगा। यानी ये एक सोर्स पॉइंट होता है, यहीं से सारी क्रिएटिविटी, सारा इनोवेशन, सारा कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो कल्चरल हार्ट्स जो हमेशा से रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारत की जो सभ्यता रही है आपकी, जहाँ से बहुत सिंधु घाटी की जो सभ्यता रही है, बहुत सी लैंग्वेजेस निकली, बहुत से एक ट्रेडिशंस निकले, बहुत सारी चीज़ें निकली। मेसोपोटामियन, ये भी बहुत ही पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन है। ये कल्चरल रीजन्स नहीं है, ये कल्चरल हार्ट्स है। जैसे आप हार्ट का हिंदी में भी आप इसको अगर होमोनिम भी देखो तो ये हार्ट से रिलेट करता है, यानी दिल की तरह। यानी ये क्या है? एक तरीके से दिल है, जहाँ से सारा इंपॉर्टेंट जो इनोवेशन है, सबसे बेसिक जो काम हुआ है वो इन्हीं सिविलाइजेशन से हुआ है। यहीं से क्या है, जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहीं से अलग अलग देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। यानी ये एक सोर्स पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन होता है, जहाँ से दूर दूर तक जो कल्चर है वो फैलता है। फिर आपका यहाँ पर माया या फिर एस्टेक की बात हो रही है, इनका की बात हो रही है, या आपका वेस्ट अफ्रीकन सिविलाइजेशन है, यहाँ पर आपका होंगो जो आपका चाइनीज़ एंड जापानीज सिविलाइजेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, नाइल रिवर वैली के पास में जो आपकी सिविलाइजेशन हुई थी, मेसोपोटामिया को जैसे कहते हैं हमारा क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक, ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच में पाई जाती है, आज के समय पर इराक में पाई जाती है। ये जो है ये भी बहुत ही सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस की जननी रही है। इंडस वैली बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे जो आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में लोकेटेड है। फिर आपकी नाइल रिवर के पास में जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। तो हार्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटर्स होते हैं या ऐसी जगह होती हैं जहाँ से एक कोई सभ्यता या एक कोई संस्कृति का उद्गम होता है, जो दूसरे ये सभी देशों में या अलग अलग जगहों पर फैलती रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल्चरल इकोलॉजी की। इकोलॉजी का मतलब ही क्या होती है? पारिस्थितिकी, यानी किस तरीके से जो कल्चर है, ह्यूमंस का जो कल्चर है, उनके जो बिलीव्स है, ट्रेडिशंस है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, वो उनके एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, किस तरीके के लोगों का कल्चर कैसे इन्वायरमेंट को जन्म देता है, या फिर कैसा इन्वायरमेंट किस तरीके के लोगों के कल्चर को जन्म देता है। ये दोनों ही बातें हम लोग कल्चरल इकोलॉजी में पढ़ते हैं। कल्चरल इकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? वो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में, या फिर कल्चर और सोसाइटी के बीच में, कल्चर सोसाइटी का इन्वायरमेंट के साथ या अपने आसपास के नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, कौन से कल्चर वाले लोग नेचर को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और कौन से कल्चर वाले लोग किसी और तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। हर एक कल्चर में आप देखोगे नेचर को लेके अलग अलग चीज़ें हैं। कई कल्चर में जो ट्राइबल कल्चरल ग्रुप्स होते हैं वो नेचर को भगवान की तरह पूजते हैं, और कई जगह पर क्या होता है कि आपका नेचर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये उनके कल्चरल बिलीव्स या ट्रेडिशंस या प्रैक्टिसेस की ही देन होती है कि वो अपने नेचर या अपने इकोलॉजी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, या उसके टुवर्ड्स उसको कंजर्व करते हैं, या इन्वायरमेंटल चेंज से उन्हें कुछ फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं। ये सब उनके कल्चरल बिलीव्स पर ही डिपेंड करता है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।